भाई गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हालचाल? बढ़िया है। ओके, तो अभी टाइम आया है ऑल्टरनेटिंग करंट के रिवीजन का। तो लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस। हमने चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में द लास्ट टॉपिक वी सॉ वाज एसी जनरेटर, एंड एसी जनरेटर में द लास्ट इक्वेशन वी सॉ वाज समथिंग लाइक दिस: एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन जीरो sin omega t, and this was the equation for AC voltage. Here epsilon 0 was the max value of the AC voltage, and this voltage varied according to the sine function. This is going to be the starting of our topic of our discussion here. Important वही है कि बस मैं अब इस इक्वेशन को एक अलग तरीके से लिखने वाला हूं। मैं इसको अब लिखूंगा V और इसको लिखूंगा VM, नथिंग एल्स। बाकी कोई चेंज नहीं है, बस वो V है और वो VM है, नथिंग एल्स। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू रोल, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट discussions of how a resistor would behave when connected with an AC supply. So the first topic is AC connected to a resistor. Okay. अब चार चीजें डिस्कस करनी होती हैं कोई भी टॉपिक में। पहले तो करंट का इक्वेशन फाइंड करना होता है, फिर ग्राफ बनाना होता है वोल्टेज और करंट का, तीसरा फेजर बनाना होता है वोल्टेज और करंट का, और चौथा पावर फाइंड करना होता है, पावर कंज्यूम। सो वी आर गोइंग टू डू ईच थिंग इन टर्न। सो दिस इज योर रेजिस्टर एंड दिस इज द सिंबल फॉर एसी, दिस इज योर एसी सोर्स। और कुछ भी करने से पहले एज आई से श्री गणेशाय नमः, व्हाट इज श्री गणेशाय नमः? दैट इज द इक्वेशन फॉर एसी वोल्टेज। तो द इक्वेशन फॉर एसी वोल्टेज हमेशा पहला ही लिखना होता है, V is VM sin omega t। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, द फर्स्ट थिंग आई एम ऑलवेज गोइंग टू राइट। नाउ यहां से करंट शुरू हुआ। नाउ यू विल आस्क मी, सर ये V को छोटा लिखा आपने, I को छोटा लिखा। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में बड़ा V बड़ा I लिखते थे, बिल्कुल। बट दोज वर डायरेक्ट करंट्स, डायरेक्ट वोल्टेजेस, देयर वैल्यूज वर कांस्टेंट। हियर करंट हो या वोल्टेज, दे आर चेंजिंग विद टाइम, दीज आर इंस्टेंटेनियस। सो टाइम के साथ ये बदलता रहेगा। दैट इज द प्राइम रीजन वाई हम V को और I को दोनों को छोटा लिख रहे हैं। Okay, so this is how things are going to roll. And now, how do we going to find current? I'm going to use Ohm's law. By Ohm's law, I is V by R. Simple as that. V की जगह Vm sin omega t लगा दूंगा, the whole over R, and this Vm by R is going to be Im. तो इसको उड़ाओ एंड जगह खाली करो। जगह की जरूरत सबको होती है, मुझे भी है। This Im by R can be written as Vm, so your equation for current becomes I is Im sin omega t. I hope इतना नीचे देख पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे? Okay. So I is equal to Im sin omega t is the equation for current. Do not forget ये Im क्या है, where Im is Vm by R and that is the max value of current. ये AC करंट है। तो मेरा पहला काम संपन्न हुआ, इक्वेशन फॉर AC करंट मिल चुका है थ्रू अ रेजिस्टर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया ग्राफ का, याद रखिएगा। दिस इज लाइक ओमेगा टी एंड पहले वोल्टेज, हमेशा पहले वोल्टेज, वोल्टेज विल फॉलो साइन फंक्शन। तो वाह, ये आ गया वोल्टेज मस्त। दिस इज 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, voltage following sine function, and this is plus Vm maximum in one direction and this is minus Vm, but this is not minimum, this is maximum in the opposite direction. अब मुझे करंट का बनाना, करंट का बनाने के लिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, ये
इसको देख के मैंने वोल्टेज का ग्राफ बनाया, अब इसको देख के मैं करंट का ग्राफ बनाऊंगा। ये भी साइन ओमेगा टी है, माय गॉड, ये भी साइन था, ये भी साइन था, तो मेरा करंट का ग्राफ कैसा आएगा? वाह माय गॉड, आसान। आपने एक बात नोटिस की कि करंट और वोल्टेज दोनों के जीरोस एक ही पॉइंट पे हैं, यहां पे जीरो पे, पाई पे, इन सब जगह करंट और वोल्टेज दोनों जीरो, और करंट और वोल्टेज का मैक्सिमा भी एक ही पॉइंट पे है। ऐसा लग रहा है दोनों हाथ में हाथ डाले साथ साथ चले जा रहे हैं, न कोई आगे न कोई पीछे। वोल्टेज एंड करंट इन अ रेजिस्टर आर सेड टू बी इन फेज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन अ रेजिस्टर, इन आर, we and I are in phase। क्यों इन फेज है? बिकॉज दोनों के जीरोस और मैक्सिमा साथ साथ आते, सेम पॉइंट्स पे आते। अब बनाना है फेजर। फेजर, फेजर क्या होता है सर? फेजर होता है एक रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर जो घूमता जाता है विथ टाइम। साइन ओमेगा टी, ये टाइम के साथ चेंज होता जाता है, ऐसा टक 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 घूमता हुआ वेक्टर, ये होता है फेजर। इसकी पूंछ थोड़ी लंबी हो गई पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम वेक्टर बनाते थे एक्स और वाई एक्सिस पे, सेम उसी तरह बनाऊंगा मैं। ये लाइन टेढ़ी हो रही है बार बार। ओके, अब मैं सबसे पहले वोल्टेज का फेजर बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सो वोल्टेज V इज Vm साइन ओमेगा टी। इस वेक्टर की लेंथ या उसका मैग्नीट्यूड है Vm एंड एंगल है ओमेगा टी, तो आ रहा है आपका वोल्टेज। ये वोल्टेज जिसका लेंथ है Vm और कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, डू यू एग्री? वेक्टर का आइडिया ही है, ये वेक्टर है, एंगल बना रहा है ओमेगा टी एक्स एक्सिस के साथ। मैं इसके दो कंपोनेंट बना सकता हूं, ये एक, ये दूसरा, पर मुझे इंटरेस्ट है इसके वाई कंपोनेंट में या वर्टिकल कंपोनेंट में, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। तो दिस इज Vm cos ओमेगा टी। व्हाट विल बी दिस? Vm sin ओमेगा टी। तो ये आपका हो गया Vm sin ओमेगा टी। वाह, मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट will give you the value, the instantaneous value of AC voltage। और जैसे टाइम घूमता जाएगा टक 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 टक, इसके कंपोनेंट भी चेंज होते जाएंगे। एज अ रिजल्ट हमको अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती जाएगी। करंट का भी इसी तरह सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं। इसका भी एंगल ओमेगा टी है एंड इसका लेंथ Im और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा। दिस इज Im साइन ओमेगा टी। आपने एक चीज नोटिस की, ये दोनों Vm और Im सेम एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी। एज अ रिजल्ट जैसे ये घूमेगा टक 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 टक, ये दोनों साथ में ही घूमते जाएंगे, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सेम टक 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 टक। And this is how both will be in phase. Alright, फेजर में किसी को दिक्कत कोई? फेजर is good, understandable, okay? और अब बातें करते हैं पावर की। अच्छा, इससे पहले की पावर की बातें कर लूं, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लुक एट करंट और लुक एट वोल्टेज। डू यू अग्री? अगर ये ब्लू कलर का करंट देखो, अगर मैं 0 से लेकर 2 पाई तक, ये एक साइकिल है, इसमें यहां से यहां पॉजिटिव, यहां से यहां नेगेटिव, मैं यहां से लेकर यहां तक की सभी वैल्यूज को ऐड करूं, व्हाट विल बी माय आंसर? 0। वेरी वेल। सो चाहे साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो, द एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी ओवर वन होल साइकिल will always be 0। तो इसको लाल कलर में लिखा जाएगा, एवरेज साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो या फॉर दैट मैटर साइन 2 ओमेगा टी हो
या cos 2 ओमेगा टी हो, बहुत ज्यादा हो गया, उसका नेट ओवर वन होल साइकिल विल बी 0। सर ये सब क्यों लिख रहे हो? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट का 0 से लेकर 2 पाई तक मैंने टोटल वैल्यू मारा हो तो 0 निकला, तो एवरेज ऑफ करंट ओवर वन होल साइकिल इज 0। तो करंट 0 है तो क्या पावर कंज्यूम भी 0 होगा? ना मुन्ना। क्यों? बिकॉज वो आई स्क्वायर आर है, पावर कंज्यूम्ड इज आई स्क्वायर आर। करंट का एवरेज 0 है, आई स्क्वायर का नहीं, तो आई स्क्वायर का क्या होगा सर? आओ देखें, स्टे विथ मी। पावर निकालने का है तो उसके लिए अपने को जगह चाहिए, जगह के लिए खाली करना पड़ेगा थोड़ा बोरड। अच्छा, इसमें अब तक जो करा है उसमें कोई प्रॉब्लम? वी आर गुड, ओके। तो फाइनल शॉट इसी तरह मैं सब में करूंगा, इंडक्टर में भी, कैपेसिटर में भी वगैरह। मैंने आपको एवरेज दिखा दिया था, तो अब मैं ग्राफ उड़ा सकता हूं। एंड इस बार पावर कंज्यूम्ड का इक्वेशन फाइंड करते हुए आनंद इसलिए हो रहा है क्योंकि एक नई क्वांटिटी को जन्म देने जा रहे हैं, पावर, द इंस्टेंटेनियस पावर। ये सब इंस्टेंटेनियस वाली बातें है सरकार। द इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेजिस्टर, एवरीबॉडी नोज P इज I स्क्वायर R। ओके, मेरे पास I का इक्वेशन भी है, Im sin omega t the whole square into R, let's open brackets, this is Im square into R into sin square omega t, this is instantaneous power, but real power is असली पावर, ऐसा नहीं, real power is found by taking average, क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शंस है ना, तो हमको एवरेज लेना ही पड़ेगा, एवरेज ओवर वन होल साइकिल। ओके, तो इसको या तो इस तरह का एवरेज पावर बोलो या P बार बोलो, तो आपको जो अच्छा लगे। एवरेज ऑफ Im स्क्वायर इंटू R एंड एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ Im इज अ कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट, तो उनका एवरेज तो वही आएगा। बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक फंक्शन है, इसका एवरेज कैसे निकालें? उसके लिए मुझे आपको कुछ इक्वेशंस देने पड़ेंगे। आई एम श्योर यू नो दीज इक्वेशंस। cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड ये माइनस 2 को यहां लाऊं, cos 2 थीटा को वहां ले जाऊं, सो आई गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा, एंड 2 यहां से नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, मतलब डिवाइड कर लूं, वो लवली। सो साइन स्क्वायर थीटा इज हाफ माइनस cos 2 थीटा बाई 2। इसी आइडिया को इस्तेमाल करते हुए थीटा की जगह ओमेगा टी, तो क्या मिल जाएगा? एवरेज ऑफ हाफ माइनस, अब यहां थीटा है, यहां 2 थीटा, तो यहां अगर ओमेगा टी है तो यहां क्या आ जाएगा? 2 ओमेगा टी। नो समबडी विल आस्क मी, सर ये करके क्या मिला? बेटा, हमको साइन स्क्वायर का एवरेज पता नहीं था, पर cos 2 ओमेगा टी का एवरेज हम जानते हैं 0 है, एंड हाफ तो वैल्यू है तो उसका हाफ है, सो cos 2 ओमेगा टी जो 0 है, एंड एज ए रिजल्ट एवरेज पावर P बार इज Im स्क्वायर into R by 2. I love this expression. Some of you will tell me what is so lovely about this expression. Sir, we prefer I square R. है ना? So, if we write power consumed as I square R, then this quantity is equal to this quantity. Same old shit. This I is a very important new term. This I is the effective value of current. Effective मतलब
जो साइनोसॉइडल फंक्शन है उसका स्ट्रेंथ ये चीज बताएगा हमको, एंड दिस आई इज कॉल्ड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस बोले तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। सो दिस, और आई कैन राइट इट एज IRMS स्क्वायर इंटू आर। सो इन दोनों को कंपेयर करके IRMS की सवारी आ रही है सरकार, जगह खाली करो, इसको भी उड़ा देते हैं, इसने अपना काम कर लिया। सो हियर IRMS is, अच्छा, IRMS square is IM square by 2, so IRMS is IM by root 2। Ladies and gentlemen, इस चैप्टर के लगभग हर न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं IRMS की बात चली ही होगी। सो IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट, नाम लिख देता हूं मैं, रूट मीन स्क्वायर। भले नाम है रूट मीन स्क्वायर, पर जाना उल्टा है। इट इज एक्चुअली द रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब फर्स्ट वी शैल स्क्वायर, देन वी शैल फाइंड आउट द मीन, द एवरेज, and then we shall take the root. So IRMS is IM by root 2. Similarly, VRMS का भी इक्वेशन वैसा ही रहता है क्योंकि वो भी साइनोसॉइडल ही है। VRMS is VM by root 2. Okay. So I think ये टॉपिक हमको बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखेगा, ग्राफ बता के गया, फेजर बता के गया, पावर का इक्वेशन देके गया, और सबसे इंपॉर्टेंट IRMS और VRMS की वैल्यूज देखेगा। सो IRMS इज मैक्सिमम वैल्यू IM by root 2, VRMS इज VM by root 2। नाउ जब भी इस चैप्टर में वोल्टेज की या करंट की बात चलेगी, फॉर एग्जांपल दे टेल यू वी हैव एन AC सप्लाई वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, दैट 220 वोल्ट कौन सा वैल्यू होगा, VM होगा, VRMS होगा, वो VRMS होगा। ऑलराइट, जब भी वो तुमसे कहे करंट पास हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट, दैट 5 एम्पियर इज RMS। अनलेस स्पेसिफाइड, all values of voltage and current given in the topic, given in the chapter of AC will always be RMS values. Is that agreeable, people? So for example, अपने इंडिया में VRMS अगर 220 वोल्ट हो तो भाई VM कितना है? So 220 is VM by root 2. तो VM is 220 into root 2, करीबन 311 वोल्ट मैक्सिमम सप्लाई हमारे यहां आती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट AC सप्लाई वोल्टेज। इज दिस मच अग्रीएबल? एनी प्रॉब्लम सो फार? इफ देयर इज एनीथिंग टेल मी। ओके, तो जैसे हमने रेजिस्टर को लगाया था AC वोल्टेज, वैसा ही मैं इंडक्टर को लगाने वाला हूं। माय सेकंड टॉपिक इज AC being applied to an inductor. This is going to be number 2. And same, बस ये क्या पहला टॉपिक था तो इतना डिटेल में हमको सब देखना पड़ा क्या है क्या नहीं करके, बट अब हमको अंदाजा आ गया फेजर कैसे बन रहे हैं, ग्राफ कैसे बनाना है, IRMS क्या है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सो लॉन्ग। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली दे वांट फ्रॉम अस। इंडक्टर, अरे इंडक्टर क्या करता है जी? करता क्या है? EMI में देखा था हमने, किसको अपोज करता है? करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू अपोज करंट। चेंज इन करंट को अपोज करना इंडक्टर का काम है, बराबर? कनेक्टेड टू एन इंडक्टर। तो ये रहा इंडक्टर कॉइल अपना, और ये तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज। सबसे पहले द इक्वेशन फॉर AC वोल्टेज V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। वेल बिगन इज हाफ डन। अब हमको वो करंट फाइंड करना है। करंट कैसे करेंगे सर? ओके, वी नो, अक्सर वी नो से शुरुआत करने से काम अच्छा हो जाता है। डू यू नो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर? लास्ट चैप्टर में ही शायद ये बात हुई थी।
the magnitude of supply voltage, the potential difference across an inductor is L di by dt. No, nothing new. बस मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दूंगा, तो L di by dt इज V की जगह Vm sin ओमेगा टी, dt को वहां ले जाता हूं, L को नीचे, तो di is Vm by L sin omega t dt. Majority of the people are thinking, sir, we are stuck. No, we are not stuck. हमको di मिल गया, di को क्या करूं जिससे मुझे i मिलेगा? इंटीग्रेट इक्वेशन 3. ओके, इंटीग्रल di. अब इसमें से Vm by L तो बाहर आ गया जी, इंटीग्रल sin ओमेगा t dt. ओके, and integral di is what? I. And integral sin theta d theta is minus cos theta, and integral sin 2 theta d theta is minus cos 2 theta upon the coefficient of theta, which is 2. Can you see that? So what will be integral sin omega t? Anybody? minus cos omega t plus cos omega t by omega. omega प्लस कॉस कौन बोला? कौन बोला? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन वर्ड कोएफिशिएंट ऑफ टी, ओमेगा. हो लवली इक्वेशंस ऑन द क्लॉक. माइनस Vm बाय ओमेगा L cos ओमेगा टी. अब जैसे ये Vm बाय ओमेगा L, हियर Vm बाय ओमेगा L को मैं नाम देता हूं Im. सो माय इक्वेशन फॉर करंट, वाओ लवली करंट, I is minus Im cos omega t. Is this the last step? No, it is not. No, it is not. Because ये sin ओमेगा t में है, ये cos ओमेगा टी में है. ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा. बेस्ट तभी होता है जब दोनों साइन में हो, तब ग्राफ ड्रॉ कर पाना अच्छा रहेगा, मजा आएगा. नाउ सर अब कैसे चेंज करें? डोंट वरी, आई गॉट एवरीथिंग वर्कड आउट. माइनस कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. सर ऐसा कैसा? अरे आप खोल के देख लो ना, साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, करके देख लो, आंसर माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा. तो आई थिंक ये माइनस और कॉस ओमेगा टी दोनों वर्कआउट हो गए और मेरा फाइनल इक्वेशन बैठा. इसको ऊपर वाले को उड़ा देते हैं, ठीक है ना? उड़ा देना इसको, तो काम हो गया ना. फाइनल इक्वेशन किधर है? अरे 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 अरे, बॉर्डर पार कर दिए हम तो. फाइनल इक्वेशन जी करंट का, तो I इज Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. ओके, फाइनल इक्वेशन आ गया करंट का. ये रहा वोल्टेज का, ये भी साइन में, ये भी साइन में. वी आर गुड. अब ग्राफ ड्रॉ करने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी. तो ग्राफ हमेशा इस तरह ही वर्कआउट करना कि पहले इक्वेशन फॉर करंट, फिर ग्राफ, पहले अपना वोल्टेज, वाह ये वोल्टेज 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ये है ओमेगा टी. नाउ आई एम अ बिट स्टक. व्हाई एम आई स्टक? वोल्टेज का तो मैंने ड्रॉ कर लिया अकॉर्डिंग टू साइन ओमेगा टी, सो आई वाज गुड. ये तो स्टैंडर्ड है, यहीं से शुरू होता है, सड़क करके इधर आ जाता है. अब मुझे करंट का ड्रॉ करना है जो इसके हिसाब से चलेगा. एंड एज ए रिजल्ट आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि मैं इस ग्राफ को, मुझे इतना समझ में आ रहा है, दिस इज साइन ओमेगा टी, दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. मेरे पास यहां माइनस पाई बाय 2 भी रेडी है, पाई बाय 2 भी रेडी है. सो आई एम थिंकिंग इसको कहां से बनाऊं?
Anybody can help me out in this matter? Should I make it from minus pi by 2 or plus pi by 2? Plus pi by 2. प्लस पाई बाय 2, बट तू भूल रहा है यार, यहां माइनस पाई बाय 2 लिखा हुआ है. वेल, दिस हमेशा एंगल देखने का सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं आपको. यह है ओमेगा टी और यह है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. इसका मतलब पहले ओमेगा टी पैदा हुआ, इसकी उम्र इससे ज्यादा है. इसकी उम्र अगर ओमेगा टी है, इसकी उम्र है ओमेगा टी माइनस समथिंग. इसका मतलब ये बाद में पैदा हुआ है. कितना बाद में? पाई बाय 2 एंगल बाद में पैदा हुआ है. तो बाद में पैदा होने वाले, ये यहां पैदा हो गया वोल्टेज, बाद में मतलब आगे टाइम में आगे, तो ये पाई बाय 2 यहां से गिनो, पाई बाय 2 यहां आता है. ओके, तो यहां से बनेगा ग्राफ. जी सर, अभी एक और लोचा है, ऊपर से बनाऊं या नीचे से? ग्राफ हमेशा ऊपर से बनता है सब कुछ. सो मेरा करंट का ग्राफ, अरे अरे गंदा ग्राफ, वी आर अ पैकेज ऑफ गंदा ग्राफ्स. आपको इसके आगे भी जाना है, बी माई गेस्ट, बट इसके पीछे भी आना है, बी माई गेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. लोग सोचते रहेंगे साला तुमने इतना ग्राफ बना के लिया यार, 30 मार खाओ तुम तो. हाँ 30 मार खा हो जरूर, पर क्योंकि तुमको आइडिया है कि किस तरह बनाने का, सो हमेशा रेफरेंस पॉइंट पकड़ने का. आपका ये है रेफरेंस पॉइंट. तो पाई बाय 2 छोटा है उम्र में, पाई बाय 2 एंगल कम है उसके उसमें, तो पाई बाय 2 यहां लेने का और यहां से जैसा वोल्टेज का किया था वैसा ही इसका ग्राफ बना देने का. नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू राइट फॉर दिस? रजिस्टर में मैंने लिखा था V एंड I आर इन फेज. इसमें मैं क्या लिखूं? V leads I by angle pi by 2 for inductor L. So inductor L में वोल्टेज लीड करता है करंट को, या यू कैन ऑल्सो से करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, वॉटेवर आपको जो अच्छा लगे. सो वोल्टेज लीड्स करंट बाय हाउ मच एंगल? पाई बाय 2. सो बहुत लवली ग्राफ ये इसका. एंड अब हम फेजर बनाने जा रहे हैं. शैल आई टेक ऑल दिस ऑफ? फेजर इसको देख के और इसको देख के बनेगा. तो थैंकफुली वोल्टेज का तो मेरे को स्टैंडर्ड है ही. अब मैं करंट का इक्वेशन वहां है तो उसको यूज कर लूंगा मैं. सो बिफोर आई डू दैट आई नीड टू टेक दिस ऑफ. एंड डोंट फॉरगेट ओमेगा एल. हाँ, ये ओमेगा एल वापस आएगा लाइफ में, एक बार आपसे मुलाकात करेगा. तो मैं इसको रखता हूं फिलहाल ओमेगा एल को. फेजर, ओके, ये आपका एक्सिस, ये आपका वोल्टेज, वही स्टैंडर्ड वोल्टेज इज द मोस्ट स्टैंडर्ड थिंग. एंड अब करंट कैसे बनाएंगे? अब दो ऑप्शन है अपने पास, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट. क्या लगता है कहां बनना चाहिए? कोई बोल नहीं रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं. बन गया बेटा, बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट में. सर क्यों बनाया ऐसा? क्योंकि हमेशा याद रखो ये फेजर ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉक. सो ये वोल्टेज है, ये करंट है, टक 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 ऐसे ही घूमेगा. सो कुछ भी हो जाए वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे ही रहेगा. चाहे जैसा भी घूम ले, वोल्टेज विल लीड करंट बाय एंगल पाई बाय 2. ऑलराइट, जो वहां ग्राफ है वो यहां वेक्टर फॉर्म में है. वोल्टेज आगे, करंट पीछे. ओके, अच्छा ओमेगा एल की बातें कर रहा था मैं. You know, this omega L is similar to R of last topic. You remember IM is VM by R. R was resistance. So don't you agree, opposition, don't you agree this should be the opposition offered by inductor to the flow of AC current? So this omega L, ये ओमेगा है क्या है? This omega L is the opposition, ladies and gentlemen, सावधान, opposition offered by inductor
to the flow of AC current, and इसका नाम है ढंटन। इसका नाम ढंटन नहीं है, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस जिसको नाम दिया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस, वही बात वही है, रेजिस्टेंस जैसा ही काम करता है बट वैल्यू अलग है, उसको ओमेगा एल कहा जाता है। सो इसको डिनोट किया जाता है एक्सएल से। सो एक्सएल इज ओमेगा एल, एंड सिंस ऑपोजिशन का ही काम है, रेजिस्टेंस जैसा ही है, तो इसका ऐसा यूनिट भी ओम ही होगा। ऑलराइट, ऐसा यूनिट विल बी सेम एज रेजिस्टेंस व्हिच इज ओम। ओके, एंड फाइनली सर पावर, यस सर, आई हैवंट फॉरगॉटन पावर कंज्यूम्ड। लास्ट टॉपिक में वी यूज पावर कंज्यूम्ड इज आई स्क्वायर आर, बट वी कांट यूज दैट हियर बिकॉज रेजिस्टेंस नहीं है। सो वील यूज वी आई, instantaneous power consumed is P is V into I. I got equations for V, which is Vm sin omega t. I got equation for I, if you remember, minus Im cos omega t. Sir, why are you not using this? Because I find that equation better for finding power. So minus Vm Im sin omega t cos omega t. And if it is not too much of a problem, let's multiply by 2 and let's divide by 2. I'm sure अब तक आपको अंदाजा तो आ ही गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, but this is instantaneous power. हमको रियल पावर चाहिए, and real power is always the average taken over one whole cycle. तो आओ एवरेज खेलते हैं, average, and those who are looking at the equation will understand that suddenly it has become lovely, because average power P bar Vm Im और 2 तो नॉर्मल इक्वेशंस है, उसमें वैल्यूज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट ये जो sin 2 ओमेगा टी है, वाओ, sin ओमेगा टी हो, cos ओमेगा टी हो, sin 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, उसका एवरेज ओवर वन होल साइकिल विल बी व्हाट? 0. Oh, lovely and surprising. Lovely, why? Power is 0. Wow, so nice. But surprising. Sir, इंडक्टर ने पूरी एक साइकिल में कोई पावर ही कंज्यूम नहीं किया, कमाल करते हो, ऐसे कैसे? बताता हूं। You remember equation for energy stored, U is equal to half Li square, depends on current. तो जैसे तुम्हारा करंट सपोज यहां से उतर के यहां आया, जब करंट बढ़ेगा सोर्स में से इंडक्टर एनर्जी खींचेगा जो स्टोर होगी, वो यहां से यहां तक। जैसे ही करंट घटेगा, जो सारी एनर्जी ली थी, इट विल गो अगेन बैक टू द सोर्स। करंट रिवर्स होगा और बढ़ेगा, फिर से एनर्जी दूसरी डायरेक्शन में से ली, एंड जैसे ही करंट वापस यहां आएगा, वो सारी एनर्जी वापस दे दी। सो इन वन होल साइकिल जितना एनर्जी लिया इज इक्वल टू उतना एनर्जी वापस दे दिया। तो पूरी एक साइकिल में जितना लिया उतना दिया, नेट कितना खाया? 0. So the average power consumed by an inductor over one whole cycle will be 0. We are good? कोई शक? No problems? Okay, then we go to capacitor. Wow, third and the final idea, capacitor. फिर क्या है, तीनों का फेजर देख लिया, तीनों का ग्राफ वाफ देख लिया, तीनों का रिएक्टेंस वगैरह देख लिया, तो फिर जब सीरीज में होगा ना LCR, तो उसमें वी विल नॉट हैव टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम, दैट विल बिकम रिलेटिवली इजी। बस ये तीन का तुमको समझ में आना चाहिए, इंडिविजुअल ग्राफ, फेजर्स एक्सेट्रा। बाकी इट्स अ पीस ऑफ केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक। आई लव ब्लैक फॉरेस्ट। एनीबडी एल्स लव्स ब्लैक फॉरेस्ट?
Nobody? Okay. You all love pineapple? Okay. 30%. Sorry? 30%. Oh. Well, that was quite a statement. के कोई भी चलेगी. It's like that. अच्छा अच्छा. Very nice. Okay, so ladies and gentlemen, say hi to the capacitor. Hello. And we'll start with the very own idea. V is Vm sine omega t. First things first, I absolutely believe. अब भाई लास्ट टाइम तो हमने इंडक्टर में लिखा था V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ऐसा कोई इक्वेशन कैपेसिटर के लिए है क्या हमारे पास? आई थिंक जब कैपेसिटर्स किया था, आई थिंक द फर्स्ट एवर इक्वेशन फॉर कैपेसिटर्स वी सॉ was Q is equal to CV. You still receive me? Q is CV, where C is the capacitance, V is the potential difference between the two plates. So can I write using Q is equal to CV that V is Q by C? Can I do that? Yes, sir. We can absolutely do that. For a capacitor, V is Q by C. एंड लो एंड बिहोल्ड दोनों V को कंपेयर कर देंगे. सो Q बाई C इज Vm साइन ओमेगा टी. तो Q इज इक्वल टू Vm इंटू C साइन ओमेगा टी. याद रखिए करंट फाइंड करना है एंड करंट चार्ज को डिफरेंशिएट करने पे मिलता है. सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 वी गेट I is dq by dt. तो q की जगह इसको लगा दू vmc sin ओमेगा टी. इसमें से vm and c come out. d by dt sin something cos something into d by dt of that something. Hope you remember the equation. d by dt of sin something is cos something into d by dt of this something, and d by dt of omega t is omega. So I is Vm omega C cos omega t. I would like to write this in a different way, of course. ये omega C जो है ना, उसको मैं 1 by omega C ऐसा लिखना चाहता हूँ, क्योंकि याद है उसमें भी रेजिस्टर में भी Vm by R था. लास्ट टॉपिक इंडक्टर में Vm by omega L. तो I am so fond of something in the denominator because this is going to give me opposition. So I prefer to write omega C as 1 by omega C. Alright, so it's like this. And ये रहा आपका cos. And here Vm over 1 by omega C can be called Im. And as a result हमारा equation ready है. गर्मा गर्म थाली में डाल देते हैं. बट फिर से वही इशू खड़ा हुआ. ये साइन ओमेगा टी है, ये कॉस ओमेगा टी है. नाउ वी हैव टू पुट दिस इन साइन. सो व्हाट डू? वी से नो प्रॉब्लम. इट्स ऑलवेज गुड टू से नो प्रॉब्लम. सर कॉस ओमेगा टी इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. अगेन साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी करके you will finally get cos omega t. And as a result, what does my final equation for current look like? My final equation for current looks like I is Im sin omega t plus pi by 2. And this is so lovely. ये रहा वोल्टेज साइन के टफ फॉर्म में, ये रहा करंट साइन के फॉर्म में. And let's now go on to the graphical idea, graphs. Some people call it giraffes. Okay. This is not going to be easy. We'll have to be really careful, as we are always. Voltage 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. This is omega t. And this is minus pi by 2. प्रश्न वही, ये वोल्टेज तो बना दिया यूजिंग साइन ओमेगा टी. ये रहा. करंट बनाना है. ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. अगर ये इसको और इसको कंपेयर किया जाए, डोंट यू अग्री इसकी उम्र पाई बाय 2 ज्यादा है
इससे। इसका मतलब है ये पहले पैदा हुआ था, कितने पहले, π/2 एंगल पहले पैदा हुआ था। पहले मतलब इस साइड, इस साइड। तो ये रहा मेरा रेफरेंस पॉइंट, इधर से π/2 गिनने का, इधर आ जाएंगे और जैसे वोल्टेज बनाया था वैसे ही करंट, वो और तुमको यहां से और उठाना, उठा लो, उठा ले, ये रहा करंट एंड एंगल इज π/2। क्रिस्टल क्लियर, कोई शक, नो प्रॉब्लम सो फार, ओके। भाई स्टेटमेंट, बगैर स्टेटमेंट के तो कैसे काम चलेगा। करंट पहले पैदा हो चुका है, वोल्टेज बाद में पैदा हो चुका है। सो फॉर अ कैपेसिटर I leads V by angle π/2. Lovely. In a capacitor I leads V by angle π/2. मैंने आपको निमोनिक भी दिया था, I have the capacity to lead. So in capacitor I will lead by an angle π/2. This is the graph. Now let's go on to the phasor. Anybody helping me to draw a phasor? किस तरह बनावांगे? फेजर को शुरू कैसे करूं, कैसे बनाना शुरू करूं? एक टिप दे देता हूं आपको, चाहे कभी भी ग्राफ बनाना हो या फेजर बनाना हो, हमेशा वोल्टेज से शुरुआत कीजिए, हमेशा। बिकॉज द मोस्ट इजीएस्ट फंक्शन टू ड्रॉ इज वोल्टेज। आपने देखा यहां पे भी मैं पहले वोल्टेज ही बनाता हूं, वो बाकी का सब कुछ, वोल्टेज सही बन गया ना, बाकी का सब कुछ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा सही से अगर करोगे तो। सो फेजर्स फॉर वोल्टेज एंड करंट, ये है मेरा वोल्टेज। वाह, आनंद आनंद की बात है। अब करंट, करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फर्क है, पर करंट इस बार लीड कर रहा है, मतलब घूमने में करंट आगे होगा, वोल्टेज पिछवाड़े। लास्ट टॉपिक में इंडक्टर में वोल्टेज आगे था, करंट पीछे। इधर वोल्टेज पीछे होने वाला है, करंट आगे। तो ये हुआ आपका करंट जो आगे है। वाह, और ये है ऐसा 90 डिग्री। सो इट्स लाइक दिस, ये ऐसा है, टक 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 टक, ये घूमता जाएगा। पहले करंट आगे, वोल्टेज पीछे, बराबर। सो करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल π/2। अच्छा, वो 1/ωc 1/ωc का नाम लिखना जरूरी है। 1/ωc is the opposition offered by capacitor to the flow of current. ये अब तक तो अपने को सब क्लियर हो चुका है। एंड दिस ऑपोजिशन, लास्ट टॉपिक में इंडक्टर में इट वाज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, हियर इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इज डिनोटेड एज XC. So XC is 1/ωc, and again ऐसा यूनिट ohm. Finally, we talk about power consumed and we use the same equation कि instantaneous power P is V into I. V is Vm sin omega t. I is Im cos omega t. I tend to use that equation. And फिर से वही दिल लाया हूं, वही 2 sin omega t cos omega t over 2. So this is Vm Im by 2 sin 2 omega t. पर वही एवरेज पावर, रियल पावर इज एवरेज पावर, P bar Vm Im by 2, and average of sin 2 omega t does not require any introduction, does not require any thought. Simply the average of sin 2 omega t over one whole cycle is going to be 0. So your power consumed, again surprisingly, not so surprisingly actually, अब अपने को अंदाजा है, so a capacitor also
does not consume any power over one whole cycle. सेम वही लॉजिक वही, इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर था एनर्जी, इधर हाफ सी वी स्क्वायर है, तो V जैसे बढ़ता है एनर्जी स्टोर होती है, V घटता है एनर्जी वापस, V बढ़ता है उल्टी डायरेक्शन में एनर्जी स्टोर होती है, घटता है एनर्जी वापस. सो कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी और एनी पावर over one whole cycle. Okay, before I sign out of this topic, I need to tell you average of sin omega t cos omega t sin 2 omega t cos 2 omega t is 0. उसी तरह average of sin square omega t या cos square omega t over one whole cycle is half. You can use this value quite easily. And secondly, अगर कोई भी फंक्शन का एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज फंक्शन ft over one whole cycle is 1 by t integral 0 to t function dt. Is this clear? No problems? Are we good about this? Okay, all right. Yes, sir. And now, the king of all topics, the cream of this chapter, the most important idea which is going to give us such lovely equations कि पूरा एसी करंट ही हमारे एसी अल्टरनेटिव करंट ही ये चैप्टर हमारे दिल में बस जाता है. आर एल एन सी इन सीरीज जो भी कुछ सीखा तीनों टॉपिक में इसमें अप्लाई करने का, नो प्रॉब्लम. ओके, लेट्स मूव. ये रेजिस्टर, इंडक्टर और ये है कैपेसिटर, एंड तीनों मैंने लगाए हैं इसके साथ. ये आर है, ये एल है, ये सी है. अब क्या करेंगे सर? ओके भाई, हम दो तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. द फर्स्ट वे इज द फेजर मेथड. ओके, दिस इज द easiest and the most efficient method. The analytical solution is just something very big and which we derive. The same equations will be derived using analytical method, but will be done using differential calculus. Alright, forced oscillation systems को यूज करके वो इक्वेशंस निकाले जाएंगे, ये फेजर मेथड यूज करके निकाले जाएंगे. ओके, लेट, सबसे पहले लेट द इक्वेशन फॉर एसी करंट, मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि एसी करंट का इक्वेशन बी I is equal to Im sin omega t plus phi. I am straight away assuming an equation and उसी हिसाब से फिर फेजर वगैरह बनाया जाएगा. Now you know this is my current I, and let us find out the values of potential differences across a resistor, inductor and capacitor. The PDs, the max value of PDs, potential differences are across resistor VRM is IM into R, voltage into current, same old. VLM is IM into XL, current into the resistance, the reactance, the opposition offered by inductor, and VCM is IM into XC. This VRM, this VLM, this VCM are the magnitudes of the potential differences, the lengths of the phasors. Now let's draw that famous phasor diagram. मैं तीन चीजों को, अरे 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 ये लाइन भी टेढ़ी भाई. Okay, does this look straight? It does indeed. मैं हर बार पहले वोल्टेज बनाता था ना, आज लाइफ में थोड़ा सा चेंज है. आज मैं सबसे पहले करंट बनाऊंगा. ओके, और ये करंट बनेगा कितने एंगल पे? ये है आपका करंट, आपका मतलब करंट जिसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ ऑफ द फेजर इज IM, एंड हाउ मच एंगल विल इट मेक विद द रेफरेंस एक्सिस? ओमेगा टी प्लस फाई. वाओ, वन थिंग आउट ऑफ द वे. अच्छा, based on your experiences with phasors in the last 3 topics, मैं सबसे पहले रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस VRM बनाना चाहता हूं. यू रिमेंबर इन अ रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज वर इन फेज, तो जैसा करंट है वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में होगा, सेम एंगल बना के.
तो ये है आपका VRM. You can see IM and VRM are both in phase. रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों फेज में होते हैं. अच्छा, let me make a phasor for inductor also. What do you think about inductor? What is your idea? इंडक्टर में वोल्टेज और करंट कैसे होते हैं? Don't tell me अच्छे होते हैं. कौन 90 डिग्रीज आगे होता है, कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? इन एन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स. बराबर. तो अगर ये करंट है तो वोल्टेज लीड में है. लीड मतलब आगे, ये ऐसा घूमेगा टक 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 तो वोल्टेज आगे जाएगा. तो ये आपका वोल्टेज जिसका फेजर का लेंथ है VLM. एंड कैपेसिटर में करंट लीड. सर ये करंट है ना, तो वोल्टेज लैग में होगा. नाउ मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी, सर आपने वोल्टेज कैपेसिटर को बड़ा क्यों बनाया? भाई मैंने ये अज्यूम किया है कि XC बड़ा है. ओके, यहां मेरा अजम्पशन ये चल रहा है कि XC बड़ा है. एज अ रिजल्ट VCM बड़ा होगा. IM तो दोनों में सेम है, पर I have taken XC to be greater than XL, so my VCM is bigger. If you see carefully, these are two opposite phasors, not equal of course, but ये इतना है और ये इतना है. अगर ये दोनों ऑपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नेट कितना होगा? डोंट यू अग्री? नेट विल बी दिस माइनस दिस, VCM माइनस VLM. तो जगह की तंगी को मद्देनजर रखते हुए मैं इसको उड़ा दूंगा एंड इधर बना दूंगा. दिस इज VCM माइनस VLM. भाई वक्त आ गया रिजल्टेंट देखने का. रिजल्टेंट, डू यू सी VRM एंड VCM माइनस VLM आर 90 डिग्रीज अपार्ट. तो इनका रिजल्टेंट will be the Pythagorean hypotenuse, of course. ओके, और यहां से ये थोड़ा ऊपर हो गया है. इतने बड़े में बनाते ना तो लफड़ा ही रहता है. ओके, लुक्स गुड. ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे. नमक स्वाद अनुसार जैसा है. आपको जैसा अच्छा लगे वैसा डालो. मिलर पॉइंट मिल गया जी. और अब लाल कलर में मैं वोल्टेज बनाऊंगा. इसको उड़ा देते हैं यार. हटा सावन की घटा. वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज की सवारी. वो मैन, दिस इज VM. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट साइन ऑफ येट. It's not looking like a very good diagram, but I would have loved a better arrow, and I will try to make a better arrow. I think this is better. This is better. Nobody will agree. Yes, sir. Oh, thank you, buddy. My man Dev Desai always agrees with me. So ये जो IM है वो इस एक्सिस के साथ ओमेगा T प्लस 5 बना रहा है. VM जो है, VM की बात तो जानते हो ना, श्री गणेशाय नमः एंड ऑल. VM ये भाई कॉस कहां. अच्छा, बेस्ड ऑन योर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद वेक्टर्स, ये IM जो है वो इस एंगल, इस एक्सिस के साथ ओमेगा T प्लस 5 बना रहा है. VM जो है वो इस एक्सिस के साथ ओमेगा बना रहा है. इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा जी? Wow, phi. Yes, absolutely. Not a very good phi, but phi anyways. So remember that VM और IM के बीच में एंगल phi है, जो यहां से भी नजर आ रहा है. ओके, तो ग्राफिकली भी प्रूव हो गया. अच्छा, आप पाइथागोरस लगाए. लेट्स अप्लाई पाइथागोरस. बाय पाइथागोरस थ्योरम, VM square is VRM square plus VCM minus VLM the whole square. I know VRM is IM into R. I know VCM IM into XC. I know VLM IM into XL. So this is IM square into R square.
और इन दोनों में से आई एम स्क्वायर कॉमन आया, तो एक्स सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर. तो आई थिंक आई कैन राइट हियर आई एम स्क्वायर कॉमन विथ एंड अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर. भाई दिल थामे रखिए, छोड़ मत दीजिए, क्योंकि यहीं से एक ऐसा इक्वेशन पैदा होने वाला, एक ऐसी टर्म आने वाली है, आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ नाउ, जो तुम्हारे होश उड़ा देगी. इसको भी उड़ाओ, दुनिया जानती है हम आरएलसी इन सीरीज कर रहे हैं. सो और ये इक्वेशन को पूरा ट्रांसपोर्टेशन करके यहां ले आएंगे. आ जाओ. तो आई एम स्क्वायर, इजंट इट वी एम स्क्वायर बाय दिस एंटायर थिंग? एब्सोल्युटली सर. आई एम स्क्वायर इज वी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर. लेट्स टेक रूट. आई एम बधाई इज वी एम ओवर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल the whole square. One look at this equation and you will be convinced it looks like Ohm's law. I is V by R. This term is the combined opposition offered by R, L and C to the flow of AC current and is called impedance. So this is the combined opposition offered by R and C to the flow of current and is called impedance, denoted as Z, and Z is root of R square plus XC minus XL the whole square. Is this absolutely agreeable? Can you see this? कोई शक? No शक anywhere? Okay. Now look at this figure. Tan phi would be what? Opposite over adjacent. This is VCM minus VLM. Also from the figure, tan phi is opposite. Opposite क्या है? VCM minus VLM over adjacent, which is VRM. IM common. Tuck, and you are getting a lovely equation for tan phi. ये phi तुम्हारा लीड या लैग का एंगल है. हमने फिलहाल XC को बढ़ा लिया है. So tan phi, phi will be in the lead because current lead करता है. Alright. Now can I take this graph or can I take down this phasor diagram? Any problems with this phasor? Any problems so far? No problems. I think this is the most important question of this entire chapter, no doubt about that. No doubt. Analytical is just a run of the mill. बस तुमको differentiate करते जाना है, कहीं integrate करना है, एक equation आएगा, उस equation को तुमको already यहाँ से भी चीजें use करनी होती है उसमें. So, अच्छा, I'm drawing a figure based on this equation. This, let me say it is R. This is XC minus XL. And this is Z. मेरी दो चीजें यहाँ पे satisfy हो रही हैं. पहला तो, can you see Z is the resultant hypotenuse of R and XC minus XL? This is Pythagoras. So R and XC minus XL का hypotenuse है आपका Z. And also tan phi, ये phi है. Tan phi is opposite over adjacent XC minus XL by R. This is called an impedance diagram. This is an impedance diagram. भले आपने कहा नहीं, पर आई एम श्योर आप लोग वेट कर रहे हैं कि सर ग्राफ तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे. बिल्कुल बनाएंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे. आपके लिए जान हाजिर है. बस एक ही शर्त है. क्या शर्त है? He's got it. Okay. Voltage 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi ये ओमेगा टी. And as I said, मैं रेडी हूं.
मतलब बनाने के लिए। पर सर ना इक्वेशन है ना कुछ, बनाओगे कैसे? ओके मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं। तो v इज वी एम साइन ओमेगा टी एंड I is Im sin omega t plus phi. अरे this is only if here I have considered xc greater than xl. तो करंट का एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी, इसका मतलब करंट पहले पैदा हुआ था कितना पहले? फाइव, एंड फाइव यहां से दिख रहा है इट्स एन अक्यूट एंगल, जीरो से कम और जीरो से ज्यादा एंड 90 से कम। तो मेरा ये रहा रेफरेंस पॉइंट, जीरो से ज्यादा और 90 से कम, मतलब कहीं बीच में से शुरू करो। नो कंडीशंस की कैसे शुरू करें? ये रहा मेरा करंट, नॉट वेरी गुड लुकिंग बट आई एम श्योर it is formidable. And statement here, I leads V by angle phi. अच्छा, अगर XL बड़ा हो XC से, note if XL greater than XC then V leads I by angle phi. तो करंट कहीं यहां से शुरू होगा, 0 और पाई बाई 2 के बीच में से कहीं यहां से शुरू करो ना, और चलता जाएगा काम। ओके, सो दिस वाज RLC इन सीरीज, गिविंग यू इंपीडेंस, गिविंग यू द लीड और लैग एंगल। सो Z इज रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL द होल स्क्वायर। डू नॉट फॉरगेट Z का भी ऐसा यूनिट ओम ही है, एंड tan phi इज XC माइनस XL बाय R। लगभग हर न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जरूर आएगा। Okay, let's move on. Now we go on to series resonance. Okay, what is resonance? You know, the phenomenon in which the current flowing through the circuit, the RLC series circuit is maximum, is called resonance. Okay, तो current flow maximum हो, उसके लिए क्या condition होना चाहिए? That is the entire idea about resonance. मैं चाहता हूं कि मेरे RLC सीरीज सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा हो, तो व्हाट शुड आई डू? व्हाट आर द बेसिक आइडियाज दैट आई हैव टू फॉलो? ओके, लेट्स सी. सो टॉपिक नेम इज सीरीज रेजोनेंस. ओके, we'll start with something we already know. We know Im is Vm by Z. दुनिया जानती है अब तो, एंड Z की वैल्यू भी मालूम है हमें, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL द होल स्क्वायर. आई टेक दिस एज द वर्किंग आइडिया. नाउ फॉर Im टू बी मैक्स, मुझे Im करंट मैक्स चाहिए, तो ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए. सो Z हैज टू बी मिनिमम. अब इस Z को मिनिमम कैसे करूं? मैं कोई भी चीज उड़ा नहीं सकता, ना R ना XC ना XL. तो ये हो सकता है अगर इस पार्ट को मैं जीरो बना दूं, दैट इज XC माइनस XL, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं इसको, शुड बी इक्वल टू जीरो, तो ये काम हो जाएगा. सो XC हैज टू बी इक्वल टू XL. XC इज 1 बाय ओमेगा C, मैं इसको ओमेगा 0 नाम देता हूं, एंड XL इज ओमेगा 0 L. ये ओमेगा 0 एक ऊपर चढ़ाया, L नीचे लाया, तो ओमेगा 0 स्क्वायर इज 1 बाय LC, which thus gives me a lovely equation for omega 0. ये रिवीजन का उड़ गया है. Omega 0 is 1 by root of LC. Ladies and gentlemen, this is resonant angular frequency. And तुमको अगर नॉर्मल सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा इज 2 पाई नू, तो नू 0 is 1 by 2 pi root of LC. This is your resonant series resonant frequency. Okay, तो इस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्स होगा. वाह बढ़िया. अच्छा, कितना मैक्स होगा? एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0, Im इज मैक्स, विच इज, आप ये नोट कर रहे हैं XC माइनस XL तो उड़ गया, कौन बचा नीचे? रूट ऑफ R स्क्वायर. रूट ऑफ R स्क्वायर इज R,
तो Im max is Vm by R। मैं इसको इस्तेमाल करके अलग अलग ओमेगा पे क्या ग्राफ होगा वो मैं बनाने की कोशिश में हूं। दिस इज ओमेगा, दिस इज योर करंट, एंड व्हेन आई सी द ग्राफ, ओ लवली, थोड़ा सा इस तरफ झुक रहा है। वी डोंट वांट अ झुका हुआ ग्राफ। हाँ, लुकी गुड। टेढ़ा तो नहीं है? अरे सर बहुत ही टेढ़ा है बहुत ही टेढ़ा है भाई। अब भाई ठीक है, तो ये है ओमेगा जीरो, एंड ओमेगा जीरो पे करंट क्या हो जाएगा? Im max। ओके पीपल, ओमेगा जीरो पे करंट है Im max, तो पावर भी मैक्स होगा। पावर इज ऑल्सो मैक्स। बट कोई भी सर्किट को चलाने के लिए आपको हमेशा मैक्स पावर की जरूरत नहीं पड़ती। मिनिमम हाफ पावर से सर्किट चलता है अच्छी तरह। सो हाफ पावर कितने करंट पे आएगा? हाफ पावर occurs at, ladies and gentlemen, it occurs at Im max by root 2। ओके, तो जब मैं Im max by root 2 का फटका मारता हूं, Im max by root 2, कहीं आपके मन में कोई शंका तो नहीं कि सर Im max कैसे लाए हो? पावर P max is Im max square into R, and P half is P max by 2, so Im max square by 2 into R, और ये 2 को अंदर डाल दूं तो it is Im max by root 2 the whole square into R। so half power कितने करंट पे आएगा? Im max by root 2, thus proved। तो अब मैं जब ये Im max by root 2 का लाइन मारा, कैन यू सी इट इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, एक यहां पे एक यहां पे। दिस दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2। ये जो इतना है ना, इसको डेल्टा ओमेगा कहते हैं। तो डेल्टा ओमेगा यहां पे भी, डेल्टा ओमेगा यहां पे भी। तो दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज which is twice delta omega, इस फ्रीक्वेंसीज के बीच में, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के बीच में पावर इज हाफ और मोर। तो इस रेंज में आप सर्किट चलाओगे तो आपको हाफ या उससे ज्यादा पावर मिलता रहेगा। सो इन द रेंज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 is 2 delta omega, power is half or more, and as a result this 2 delta omega is called half power bandwidth। 2 delta omega is called half power bandwidth। ओके, तो हाफ पावर बैंडविड्थ से हमको क्या इंटरेस्ट है? सो एज आई वाज सेइंग, हमको ये 2 डेल्टा ओमेगा से क्या काम है? दैट विल हेल्प अस इन फाइंडिंग व्हाट इज कॉल्ड Q factor or quality factor। So what is quality factor? Let's find out। It tells us, quality factor tells us about the sharpness of resonance। ये कर्व कितना शार्प है। So Q factor also tells us about the sharpness of resonance curve, and it also tells us how good the circuit would behave at different frequencies। उसका इक्वेशन है Q is omega 0 by twice delta omega, and by experimental analysis we have come to the conclusion that twice delta omega is R by L। So when I put this here, I get Q is omega 0 over R by L। तो ये L चढ़ जाएगा ऊपर, and we get Q is omega 0 L by R। And also if I substitute omega is 1 by root of LC, I get Q is 1 by R
root of L by C. So you can see from here that Q factor depends only on the values of R, L and C. And जितना Q factor अच्छा होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा, उतना आपका सर्किट बढ़िया बिहेव करेगा. एंड वो तभी पॉसिबल है जब 2 डेल्टा ओमेगा बहुत कम होगा. 2 डेल्टा ओमेगा कम होगा तो सर्किट एकदम, ये रेजोनेंस कर्व एकदम शार्प होगा और बढ़िया आपको क्वालिटी मिलेगी आपके सर्किट में से. सो दिस is the quality factor. This is series resonance. We go on to power consumed by an RLC series circuit. अच्छा, एक बात याद रखें, series resonance will occur only if both L and C are present. Series resonance RL सर्किट या RC सर्किट में पॉसिबल नहीं है. दोनों L और C दोनों होने चाहिए, तब जाके ये series resonance आपका पॉसिबल हो पाएगा. So that is the entire idea. तो ये हो गया आपका सीरीज रेजोनेंस, मस्त कर्व बनाया था. एंड नाउ लेट्स गो ऑन टू पावर कंज्यूम्ड बाय एन आरएलसी सीरीज सर्किट. भाई पावर कंज्यूम वही अपना, कोई नई बात नहीं है. पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, पहले इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करते हैं, फिर उसका एवरेज मार देते हैं ओवर वन होल साइकिल. P V इंटू आई. V इज Vm साइन ओमेगा टी. I is Im sin omega t plus phi. एंड इसी तरह Vm Im निकाला बाहर, बाई 2 भी डाल दिया तो अंदर 2 sin omega t plus phi. एंड 2 sin A sin B मैंने वर्कआउट कर लिया. इट इज इक्वल टू cos this phi minus cos 2 ओमेगा टी प्लस 5. ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर. एवरेज पावर ओवर वन होल साइकिल भाई एवरेज लेना पड़ेगा. आई एम नॉट टू मच ऑफ एन एवरेज टेकिंग गाय फॉर लिखने की जरूरत नहीं है. cos phi इज अ वैल्यू, तो उसका तो cos phi आएगा. एंड cos 2 ओमेगा टी, भाई cos 2 ओमेगा टी का एवरेज ओवर वन होल साइकिल इज 0. तो मस्त इक्वेशन मिला एवरेज पावर का, Vm Im by 2 cos phi. I can also rewrite it in terms of Vm by root 2 Im by root 2 cos phi. And Vm by root 2 is Vrms and Im by root 2 is Irms. Irms cos phi. So I got two equations for power. Vm Im by 2 cos phi and Vrms Irms cos phi. इन दोनों में बाकी चीजें तो ठीक है, but cos phi takes my attention. So here cos phi is an important thing. It is called power factor. Okay, and cos phi, वो impedance diagram को draw करूंगा मैं. Cos phi is adjacent over hypo, तो R by Z, which is R by root of R square plus XC minus XL the whole square. At resonance XC minus XL 0 है, तो रेजोनेंस पे Z is equal to R, तो R by R is 1, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1. We know out of all the three components R, L and C, only R consumes power. Power is consumed only by R, Irms square into R. Power consumed by inductor over one whole cycle 0. Power consumed by capacitor over one whole cycle 0. तो अगर सर्किट पावर कंज्यूम कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होना चाहिए. सो दिस वाज पावर. देन वी गो टू द सेकंड लास्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस. अगर तुम एक कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर, ये आप घर पे भी कर सकते हैं, इफ यू हैव अ कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर एंड यू कनेक्ट इट टू अ रेजिस्टर, रेजिस्टर मतलब कोई भी कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करो, तो ऑल द एनर्जी दैट हैज बीन stored in the capacitor will come out in the form of light, heat and sound. स्पार्क होगा, आवाज आएगा और बहुत सारी हीट एनर्जी निकल जाएगी. आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया. पर अगर आप किसी चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज्ड इंडक्टर के साथ कनेक्ट करो, तो क्या इसी तरह का आलम होगा? नहीं.
क्या होगा आओ देखते हैं. दिस इज अ चार्ज कैपेसिटर, कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर. चार्ज इज QM एंड मस्त एनर्जी स्टोर्ड है, एंड वी आर कनेक्टिंग इट to an uncharged inductor. You know, on capacitor, Q is max, energy Q square by 2C also max. On inductor, current is 0 and energy stored half Li square is also 0. इसके पास सब कुछ है, इसके पास कुछ नहीं. अब जब मैं दोनों को कनेक्ट करता हूं एक साथ, what happens? Lovely thing happens. Now current starts flowing, the charge starts flowing into the inductor in the form of current. So now we connect them. We connect both L and C. So now on capacitor, charge starts decreasing and energy stored Q square. अब Q decrease हो रहा है तो energy भी decrease होनी शुरू हो जाएगी. Across L current starts increasing and UB जैसे half Li square है also starts increasing. At one point charge on capacitor becomes 0. At one point charge on capacitor becomes 0, UE becomes 0 and current becomes max and UB is half Li square also becomes max. मतलब इसकी सारी एनर्जी इसमें चली गई है. Okay, but the process, so you think the process is over? No, it is not. It will not stop here. What it will do is inductor will again start giving current back to the capacitor. Again the capacitor will start getting charged, inductor will start getting discharged. एनर्जी पहले कैपेसिटर में थी, उसमें से इंडक्टर में गई, इंडक्टर में से वापस कैपेसिटर में गई एंड ये सर्कल फिर से चालू रहेगा. एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है, एनर्जी लॉस नहीं हो रही है. सच अ सर्किट विच स्टोर्स एनर्जी इज कॉल्ड अ टैंक सर्किट. एंड पहले चार्ज मैक्स करंट 0, फिर करंट मैक्स चार्ज 0. तो इस तरह अल्टी पल्टी होते जाएंगे, ऑसिलेट करते जाएंगे. तो सर इसका मेन काम क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट, सपोज इसमें 100 जूल एनर्जी स्टोर हुई थी कैपेसिटर में. When it comes into an inductor, into the inductor, 100 का 100 ट्रांसफर नहीं होगा, 95 होगा. बाकी की एनर्जी कहां गई? Some amount of energy has been given out in the form of electromagnetic radiations. So remember, an LC circuit is primarily used to produce electromagnetic radiations. So an LC circuit is used to produce electromagnetic radiations. आपके रिमोट कंट्रोल वगैरह में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, that is due to the interplay between the inductor and the capacitor, energy passing from one to the other and vice versa. These are what are called LC oscillations. And now let's go on to the last topic of the chapter. A very lovely topic. This is called a transformer. Now what's a transformer? Anybody tell me what's a transformer? What does it do? Transformer transforms. People tell me transformer transforms. Yes, absolutely. A transformer. Increase or decrease the value of 3 voltage. Very good. वो AC से DC में कन्वर्ट नहीं करता, वो AC का AC ही रखता है. वो सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ाएगा या घटाएगा. ओके, सो दैट इज द आइडिया ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. एंड ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्राइमरली म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, फ्लक्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का धंधा है उसका. सो मेरे पास ये एक मेटल प्लेट है जिसको मैंने बीच में से काट दिया है, ऐसा होल बना दिया है. एंड आई हैव गॉट सो मेनी सच मेटल प्लेट्स, पतली पतली इंसुलेट की हुई. एंड मैं इस तरह अरेंज करता हूं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एंड ऑल पूरा गट्ठा बन जाता है. एंड इस तरफ मैं लगाता हूं मेरा AC इनपुट
You can call it epsilon P. This is the primary terminal, and here I'm going to take my AC output. I'll call it epsilon S, and this is the secondary terminal. The terminal across which input is given is called primary. The terminal across which output is taken is called secondary. Here number of turns in primary is NP, number of turns in secondary is NS. Now जब यहाँ पे AC input लगेगा and current शुरू होगा तो magnetic field create होगा यहाँ पे, and flux will be linked with the secondary also. Here we are assuming कि जितना flux primary में link हुआ वो सारा secondary के साथ भी associate हुआ है. So all flux in primary is linked also with secondary. This is the primary idea that we are looking. Real life में ऐसा नहीं होता, थोड़ा flux leakage होता ही है. So epsilon P या VP is माइनस को छोड़ दो NP d phi by dt, and epsilon S which is Vs is NS, क्योंकि flux link same है, so again यहाँ पे भी d phi by dt. Let's divide 2 and 1, so we get a very lovely equation. Vs by Vp is Ns by Np. Now this is not 1 and 2, this is 3. Now an ideal transformer is a transformer जो जितना power input में आया वो सब बगैर loss किए secondary में दे दे. So for ideal transformer, input power Pi is equal to output power Po. जितना input में power दिया है वो सब output में आएगा, and power is what? Vi. So Vp Ip is equal to Vs Is. Okay, and as a result we get the most important equation of transformers, which is Vs by Vp is Ip by Is. Ip is the current in primary, Is is the current in secondary. And how much is Vs by Vp? Isn't it Ns by Np? And this is called R. Here R is called transformer ratio. R is Ns by Np, is called transformer या transformation ratio. It is the ratio of the number of turns of secondary to the number of turns of primary. Now if R is greater than 1, इसका मतलब Ns greater than Np, इसका मतलब Vs greater than Vp. It's a step up transformer. On the other hand, if R is less than 1, then Ns less than Np, Vs less than Vp. It's a step down transformer. Okay? ये तो ideal transformer के लिए. For a real transformer, हमेशा याद रखना, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर होगा ना, उसमें आउटपुट पावर विल ऑलवेज बी लेस देन इनपुट पावर. आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन इनपुट पावर. चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, डजंट मेक अ डिफरेंस. आउटपुट पावर विल बी ऑलवेज लेस देन रियल इनपुट पावर बिकॉज ऑफ द लॉसेस दैट अकर. कौन से टाइप के लॉसेस अकर होते हैं? लेट्स फाइंड आउट. लॉसेस प्राइमरीली 4 टाइप के लॉस है. पहला तो फ्लक्स लीकेज. हमने यहां अज्यूम किया था कि जितना फ्लक्स प्राइमरी में है वो सबका सब सेकेंडरी में होगा, पर ऐसा नहीं होगा. थोड़ा बहुत एयर गैप्स रह जाएंगे, होल्स रह जाएंगे, उसमें से थोड़ा फ्लक्स निकल जाएगा, वो नहीं मिलेगा तुमको. सेकेंडली जूल हीट लॉस, I2R लॉस. तुमने ये सब वायर लगाया एंड इन वायर में भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंसेस होगी, so that resistance will take some amount of loss. The third is the hysteresis loss. Continuously these cores are being magnetized, demagnetized, magnetized, demagnetized. तो उनमें भी थोड़ा hysteresis curve का loss होता रहेगा, तो ये है hysteresis loss. And fourthly, a very important loss, this is called eddy current loss. और एडी करंट लॉस से बचने के लिए ही वी यूज
इंसुलेटेड शीट्स ऑफ मेटल। तो इंसुलेटेड शीट्स ऑफ मेटल यूज करते हैं तो एडी करंट लॉस से थोड़ा सा राहत हमको मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। न्यूमेरिकल्स आर सुपर इजी। आप बैठोगे एक बार, फॉर्मूला देखोगे, लगाओगे, आंसर आ जाएगा। आई थिंक इससे बेटर कोई चैप्टर नहीं है विज़-अ-वी फॉर्मूला बेस्ड आइडियाज को यूज करके। इंडक्टर है, एक्सएल लगाओ, कैपेसिटर है, एक्सी लगाओ, 1/ω_c लगा लो। क्या आइडिया है क्या नहीं, फॉर्मूला बेस्ड टोटली आप यूज करो, हो जाएगा। सो प्लीज डू दिस, प्लीज लुक एट दिस लेक्चर। आपको कोई भी दिक्कत हो, काइंडली टेल मी एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व दैट डाउट्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।